आज हम एक एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट कर रहे हैं दर्द के प्रति नजरियों के ऊपर। तो ये है ठंडे पानी से भरी हुई बाल्टी। आपको कुछ देर तक ना इसी पानी में हाथ डालकर रखना होगा। कितनी देर तक वो हम नहीं बताएंगे, और पानी में हाथ डालकर जो दिक्कतें होंगी आप उसे रेट कर सकते हो इस स्केल पर। मतलब जब आपको लगे कि दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को इस स्केल पर रेट करो। ओह माय गॉड, मेरी तो उंगलियां सुन्न हो गई है, चुभन हो रही है, दर्द भी, बर्फीली, सुन्न हो गया, सुन बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अब सहन नहीं होगा। क्योंकि आपके पास 2 हाथ हैं इसलिए हम इसे 3 बार करेंगे। ओके, सो मैं 1993 में कानमैन और फेडरिक्सन द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट कर रहा हूं। जैसे कि ओरिजिनल स्टडी में है, हमने पार्टिसिपेंट्स को कहा कि हम डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हाथों के बीच पेन परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप राइट हैंडेड है ना? हाँ, राइट हैंडेड। बढ़िया। पर इस एक्सपेरिमेंट का असली मोटिव ये नहीं है। बाया हाथ डालू? जल्दी। बहुत ठंडा है। ओके, गेम शुरू हो गया। कोहनी तक अंदर डालिए। अच्छा है। ओके, तो हाथ में कैसा लग रहा है? ठंडा एकदम बर्फ। एक समय के बाद ऐसा लगता है जैसे मसल क्रैम्प हो गया हो, चुभन हो रही है और सुन्न हो गया है। ये तो और भी ठंडा होता ही जा रहा है। तो यहाँ रैंडमली आधे पार्टिसिपेंट्स को लेफ्ट हैंड यूज करने को बोला गया था और बाकी के लोगों को राइट हैंड। उन्होंने रियल टाइम में बताया कि उन्हें आखिरकार कितना दर्द महसूस हो रहा है। ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है बॉस। ये काफी ठंडा है और मैं ऐसे पानी में ज्यादा समय तक अपना हाथ नहीं रखना चाहूंगा। गुड, कहीं रशिया से तो नहीं हो तुम? हाँ, मैं हूँ। हाँ, तुम्हें याद है। ठंडी से दोस्ताना है। तो एक्सपेरिमेंट के अंत में मैंने उनसे उनका हाथ निकलवाया और एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस को रेट करने को कहा। शायद 7। ठीक है। ऐसे पानी में तो नहीं तैरना चाहूंगा। नहीं। 3, 7, 6। फिर उन्हें 15 मिनट का ब्रेक दिया गया दूसरे हाथ को अंदर डालने से पहले। नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा। ओह, लगता है काफी ठंडा है ना? हाँ, लगता है मैं 1 और मिनट तो आराम से रुक जाऊंगा। और 1 घंटा? नहीं, लग रहा है इस बार तो चुभन हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा हाथ ही नहीं है जैसे, ऐसा ही कुछ। अच्छा, ये अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात है ऑफ कोर्स। कैसा लग रहा है? राइट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं है कि दोनों ट्रायल्स अलग अलग हैं। दोनों की शुरुआत तो सेम हुई थी। 14 डिग्री सेल्सियस के पानी में 60 सेकंड्स तक एक हाथ रखवाया गया था पहले टेस्ट में, और जब दूसरा टेस्ट किया गया तो दूसरे टेस्ट में ड्यूरेशन को 30 सेकंड से बढ़ा दिया गया। पानी के टेम्परेचर को भी थोड़ा सा यानी कि 15 डिग्री तक बढ़ा दिया गया था। क्या इस बार मेरा हाथ ज्यादा समय से अंदर है क्योंकि दर्द कम हो रहा है? यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से दर्द की इंटेंसिटी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे पानी थोड़ा गर्म हो गया है, अब थोड़ा दर्द कम हो रहा है। पर अभी भी हाथ में दर्द तो कर ही रहा था। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जिसे तुम घंटों तक करना चाहो? क्यों? नहीं, इससे तो बेटर होगा कि तुम मुझे अभी मार दो। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग ट्रायल को कहीं पे भी फिक्स नहीं किया। हमने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, राइट और लेफ्ट सब जगह रैंडमली किया। अब आता है असली सवाल कि अगर दोनों एक्सपीरियंसेस में से किसी एक को दोबारा फील करना हो तो आप कौन सा करना चाहोगे? हाँ, प्रोबेबली लेफ्ट हैंड वाला ही। आप पहले वाला दोबारा करोगे? हाँ, वही करूंगा। मैं सेकंड वाला करूंगा, राइट हैंड वाला। पहला वाला राइट हैंड, मैं पहले वाला रिपीट करूंगा। हाँ। तो हमारे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में 12 में से 7 लोगों ने कहा कि वो लंबा वाला दोबारा करना चाहेंगे। कानमैन और फेडरिक्सन की स्टडी में ये नंबर तो और भी ज्यादा था। 70% लोगों ने लॉन्गर ट्रायल को दोबारा करना प्रेफर किया, और ये वही ट्रायल था जिसको इन्होंने खुद रियल टाइम में सबसे ज्यादा दर्दनाक बताया था। सो यहाँ पे दोनों ट्रायल्स में सेम 60 सेकंड्स के लिए 14 डिग्री के ठंडे पानी में हाथ रखा गया था, और लंबे ट्रायल में 30 सेकंड्स ऐड करके टेम्परेचर को 15 डिग्री बढ़ा दिया गया था। तो ये भी तो दर्दनाक था ना, बल्कि ज्यादा समय के लिए था। फिर भी ज्यादातर लोगों ने इसे ही दोबारा चुना। अच्छा, ओरिजिनल स्टडी में लॉन्ग ट्रायल सेलेक्ट करने वाले एक कैंडिडेट ने कहा था कि मैंने चूज तो कर लिया, पर इसका सेंस बनता है या नहीं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पहला ट्रायल 30 सेकंड्स लंबा था। अच्छा, ठीक है। तो तुमने ज्यादा समय के लिए दर्द चुना। हाँ। जो कि अंत में थोड़ा बहुत कम हो गया था। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसमें भी दर्द ही हो रहा था ना, उसमें कोई मजे तो नहीं आ रहे थे कि लाओ मैं दोबारा करता हूँ। अगर मैं दोबारा पूछूं कि किस ट्रायल को दोबारा करना चाहोगे? पहला वाला। तो तुमने कहा कि पहला वाला। हाँ। और इसी में तुम्हें ज्यादा समय तक दर्द हुआ था, राइट? हाँ। जितना ये समझने में मुश्किल लग रहा है, लोग कुछ सिचुएशंस में कम की जगह ज्यादा पेन फील करना ही चूज करते हैं। पर ऐसा क्यों है? तो यही पता करने के लिए फेडरिक्सन और कानमैन ने एक और स्टडी करवाई, जिसमें उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छी और अनोइंग वीडियोस दिखाई। अब अच्छी वीडियो में एक पपी जो है बॉल से खेल रहा था और बीच पर लहरें चल रही थी। वहीं बुरी वीडियोस में हिरोशिमा बॉम्बिंग के बाद के सीन्स और मेडिकल प्रोसीजर के फुटेजेस दिखाए जा रहे थे।
अब वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट से उनका एक्सपीरियंस रेट करने को कहा गया। अब यहां पर पता चला कि वीडियो की लेंथ का वीडियो के अच्छे या बुरे होने पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। यहां पे कानमैन और उनके कलीग्स का मानना था कि ये हमारे दो तरह से दुनिया को देखने से रिलेटेड है। पहला यह है कि जो हम चीजों को करते हुए फील करते हैं, दूसरा जब हम वापस से उनके बारे में सोचते हैं। देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है और आपको मौका मिलता है दिक्कत दूर करने का, तो आप उस मौके का फायदा उठाकर दिक्कत को दूर कर दोगे। पर जब बाद में आप याद करोगे तो आपके लिए इसका ड्यूरेशन मैटर नहीं करेगा। तो इसे ड्यूरेशन नेग्लेक्ट कहते हैं। 2008 की स्टडी कहती है कि छुट्टियां कितनी लंबी हैं, इसका उन्हें यादगार बनाने से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर ड्यूरेशन का किसी एक्सपीरियंस को यादगार बनाने में रोल ही नहीं होता है, तो फिर किस चीज का होता है? तो इसका आंसर है कुछ चंद मजेदार यादें, वो यादें जिनका कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि मशहूर नॉवेलिस्ट मिलान कुंदेरा कहते हैं कि यादें फिल्म्स की तरह नहीं, फोटोज की तरह स्टोर होती हैं, और इन फोटोज में सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ही कैप्चर हो पाते हैं। सबसे खुशहाल, सबसे फनी, सबसे दुखी, सबसे डरावने मोमेंट्स ही हमें याद रह पाते हैं किसी इंसिडेंट के, और उन्हीं मोमेंट्स के फॉर्म में हमें वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस याद रहता है। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक है, एक टर्म जो कि 1970s में डैनियल कैनमैन और एमोस टिवर्स्की लाए थे। वो स्टडी कर रहे थे कि लोग प्रोबेबिलिटीज को कैसे देखते हैं। एक फैमिली इमेजिन कीजिए, 6 बच्चों वाली। बच्चे किस ऑर्डर में होने के ज्यादा चांसेस हैं? लड़का लड़का लड़का, लड़की लड़की लड़की, या लड़की लड़का लड़का लड़की लड़का लड़की? तो यहाँ पे ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को पहले वाले केस होने के चांसेस कम लग रहे थे, पर रियलिटी में दोनों के इक्वल चांसेस ही हैं। लड़का लड़का लड़का, लड़की 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 होने के कम चांसेस हैं, क्योंकि ये कम रैंडम लगता है। मतलब कि लोगों के खुद के रैंडम मॉडल्स होते हैं, और लड़का लड़का लड़का, लड़की 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 उसमें फिट नहीं बैठता। हम हर समय शॉर्टकट्स के लिए रिप्रेजेंटेटिवनेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कई बार इसके बेकार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक फेमस एग्जांपल जो कि कैनमैन और टिवर्स्की ने दिया था, वो था लिंडा प्रॉब्लम। लिंडा एक 31 साल की सिंगल, फ्रैंक और होनहार महिला है। उसने फिलॉसफी में मेजर किया था, और एज अ स्टूडेंट वो भेदभाव और सामाजिक अन्याय को लेकर काफी चिंतित थी। इसीलिए उसने एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे अब किसके ज्यादा चांसेस हैं? लिंडा एक बैंक टेलर है, या लिंडा एक बैंक टेलर के साथ साथ एक एक्टिव फेमिनिस्ट भी है? तो यहाँ जिन लोगों से पूछा गया उनमें से ज्यादातर लोगों ने सेकंड वाला आंसर चूज किया, जिसका सेंस भी बनता है, क्योंकि लिंडा का डिस्क्रिप्शन हमारे ब्रेन के फेमिनिस्ट मॉडल में फिट बैठता है। पर मैथमेटिकली देखें तो वो तो एक बैंक टेलर है, और ये कहना ज्यादा सही है, क्योंकि फेमिनिस्ट बैंक टेलर तो एक सबसेट है बैंक टेलर का। सभी फेमिनिस्ट बैंक टेलर पहले तो बैंक टेलर ही है ना। यहाँ पे स्टीफन जे गोल्ड कहते हैं कि मैं जानता हूं कि उस सबसेट वाली कंडीशन के होने के कम चांसेस हैं, पर फिर भी मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा है कि वो सिर्फ बैंक टेलर नहीं होगी, फेमिनिस्ट भी होगी। डिस्क्रिप्शन पढ़िए जरा एक बार। बाकी ह्यूरिस्टिक की तरह भी रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक के साथ भी यही होता है कि हमें पता होता है कि ये गलत है, पर फिर भी मन उसी के पीछे भागता है। जैसे कि टेक्निकली करेला, बैगन, एवोकाडो ये सब के सब बेरीज हैं, पर क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी के जैसे मीठे नहीं होते हैं, इसीलिए हम इन्हें बेरी समझते ही नहीं हैं। और बैगन मेरी खुद की पहले से सोची हुई बेरी के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, इसीलिए भले ही मुझे पता है कि ये बेरी है, लेकिन मैं इसे सब्जी ही बुलाऊंगा। और सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसे बाकी सब्जियों जैसे ही पका सकता हूँ। सिंपल। तो यहाँ पर अब एक नया विवाद हो जाएगा कि स्ट्रॉबेरी एक बेरी नहीं है। बॉटनी कंफ्यूजिंग है। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक के कारण ही हमको लगता है कि लिंडा एक बैंक टेलर से ज्यादा एक फेमिनिस्ट बैंक टेलर हो सकती है, और यही कारण है कि मैं एग प्लांट को एक बेरी नहीं मान सकता। और यही रिप्रेजेंटेटिवनेस ही कारण है कि हमारी पास्ट के कुछ पीक मोमेंट्स ही उन पूरे एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पर ये एक लौती चीज नहीं है जिससे कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर असर पड़ता है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो रीसेंट इवेंट्स को अच्छे से याद रखता है, इसीलिए उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और इसे रीसेंसी बायस कहते हैं। अगर आपसे लास्ट वीक खाए गए खाने के बारे में पूछा जाए तो कल परसों खाए गए खाने को याद करना इजी पड़ता है। इसीलिए एक्सपीरियंस खत्म कैसे हुआ, इसका असर इस पर पड़ता है कि उसे याद कैसे रखा जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि कितने ही लोग होंगे जो दोबारा से गेम ऑफ थ्रोन को देखना चाहेंगे ब्रेकिंग बैड को देखने के कंपैरिजन में। और लास्ट सीजन गेम ऑफ थ्रोन का तो इतना ज्यादा खराब था कि उसने मेरे पूरे के पूरे शो के एक्सपीरियंस को ही खराब करके रख दिया। और ऐसा लगता है कि ये लाइफ की क्वालिटी को भी जज करने में अप्लाई होता है। 2001 में रिसर्चर्स ने जेन के बारे में एक फिक्शनल स्टोरी बताई।
एक नॉन मैरिड महिला विदाउट एनी चिल्ड्रन, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश, अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छे दोस्तों से घिरी हुई, छुट्टियां एंजॉय करती हुई, फिर 30 साल की उम्र में उसकी एक कार एक्सीडेंट से पेनलेस मौत हो जाती है। अब आप ये बताइए कि उसकी पूरी लाइफ को देखते हुए क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? वहीं पे बाकी के आधे पार्टिसिपेंट्स को भी जेन की सेम ही लाइफ बताई गई, लेकिन हाँ 5 साल बढ़ाकर। वो 5 साल ठीक थे पर उतने मजेदार नहीं थे जितने कि पिछले 30 साल वाले मजेदार थे। फिर उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि जेन की पूरी लाइफ को देखते हुए अब आप ये बताइए कि क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? तो यहां पर क्या हुआ कि इस बार पार्टिसिपेंट्स ने उसकी 5 साल वाली जो लंबी लाइफ थी उसके हिसाब से जज करते हुए उसे कम पसंद किया, यानी कि उन 5 एडिशनल अच्छे पर उतने कम अच्छे ईयर्स ने उसके ओवरऑल लाइफ की वैल्यू ही कम कर दी, यानी कि एंडिंग मायने रखती है। और यही सेम स्टोरी उन्होंने जेन को 60 तक का करके सुनाई 65 के कंपैरिजन में, और रिजल्ट सेम ही निकले। मतलब एक अच्छी लाइफ में कुछ अच्छे ईयर्स ऐड करके उस अच्छी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि उल्टा कम ही होगी। तो ठंडे पानी में हाथ डालने वाले केस में पूरा एक्सपीरियंस 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा था, सबसे तेज दर्द के मोमेंट में और अंत में कैसा हुआ। मुझे तो काफी दर्द हो रहा है और यकीन नहीं होता कि लोग हमारे सामने इतनी टाइम से कितना स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े हुए थे। तो यहाँ दोनों ट्रायल्स में 14 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में हाथ रखना था सेम टाइम के लिए, मतलब दर्द तो सेम ही हुआ होगा, बस लंबे ट्रायल की एंडिंग अच्छी थी। हाँ, दर्द कम होता जा रहा है, मतलब अभी भी है पर उतना नहीं है। सो कम दर्द के 30 सेकंड्स को और ऐड करके कानमैन ने पार्टिसिपेंट्स को ट्रिक कर दिया था एक ट्रायल को अच्छे से याद रखने के लिए। और जब ये फील हो रहा था तब तो उसे बुरा एक्सपीरियंस हो रहा था, पर बाद में जब याद किया तब अच्छा था। तो भले ही ये उतनी काम की चीज ना लगे पर इसका हमारी लाइफ पर काफी असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी डेंटिस्ट के पास गए हों, कोई मेडिकल प्रोसीजर करवाया हो या किसी डॉक्टर से मिले हों और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, अच्छी फीलिंग दे, तो हम ऐसा अक्सर करवाना चाहेंगे जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। 1993 के अंत में पब्लिश हुए एक पेपर में कानमैन कहते हैं कि क्या एक फिजिशियन को अलाउड हो सकेगा अपने पेशेंट को प्रोसीजर के अंत में एक्स्ट्रा दर्द देना पर कम, प्रोसीजर के दौरान वाले दर्द से कम, सिर्फ इसलिए जिससे कि पेशेंट की एक अच्छी मेमोरी बन जाए। और फिर 2003 में कानमैन ने ऐसा कर भी दिया। तो अपने कलीग्स के साथ उन्होंने 683 पेशेंट्स पर ट्रायल किया जिन पर कोलोनोस्कोपी परफॉर्म होने वाली थी। अब उनमें से आधों का नॉर्मल प्रोसीजर ही करवाया गया और बाकी के आधों के प्रोसीजर के एंड में कोलोनोस्कोप की टिप उनके अंदर 3 एक्स्ट्रा मिनट्स के लिए ऐसे ही रख दी गई थी। तो दर्द तो हो रहा था, लेकिन हाँ, पूरे प्रोसीजर के मुताबिक कम हो रहा था। तो जिन पेशेंट्स ने ये अंत में 3 मिनट एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस किए थे उन्होंने ओवरऑल अपने प्रोसीजर को 10% कम पेनफुल बताया। ये आने वाले पेशेंट्स फॉलोअप स्क्रीनिंग के लिए भी ज्यादा तैयार थे। सो ये पीक और एंड वाला रूल कस्टमर एक्सपीरियंस में भी काम करता है। आइकिया के बाहर हॉट डॉग का मिलना इसका एग्जाम्पल है। तो चीप टेस्टी हॉट डॉग आइकिया स्टोर के बाहर खाकर आइकिया स्टोर जाकर शॉपिंग करने का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन देने के बाद लॉलीपॉप दे देता है। सो ये जानकर कि हमारा दिमाग कैसे मेमोरीज बनाता है, हम खुद के लिए और अच्छी मेमोरीज बना सकते हैं। जैसे अगर आप और दौड़ना चाहते हो तो रनिंग खत्म करते वक्त दर्दनाक स्प्रिंट्स मत करो, उसकी जगह पे आराम से वॉक करते हुए, गाने सुनते हुए या फिर अपने दोस्तों से गप्पे लगाते हुए घर वापस आ जाओ। अगर आपको छुट्टियों की अच्छी यादें बनानी है तो उन्हें लंबा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक दिन को बेटर बनाना पड़ेगा और उनमें से कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स बनाओ और एंडिंग किसी अच्छी चीज से ही करो। अगर आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो और चाहते हो कि लोग आपको अच्छे से याद रखें तो आखिर के कुछ हफ्तों में अपने कॉलीग के साथ थोड़ा अच्छे से रहो। मतलब अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए कुछ मोमेंट्स को ले जाओ पीक पर और अंत अच्छा रखो। तो इस YouTube वीडियो को एंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एक डॉग का फ्लावर्स के साथ खेलती हुई वीडियो।